परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। जी हाँ, अगले एक घंटे में होंगे देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स और नए हफ्ते की शुरुआत है और साथ ही शुरुआत है आज पार्लियामेंट में कितना हंगामेदार सत्र होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, कई इंपॉर्टेंट काम होने हैं, कई अहम विधायी कार्य आज संसद में पेश किए जा रहे हैं। क्या संसद आज चलेगी नहीं, एक बड़ा सवाल है जिस पर हम बात करेंगे अपने संवाददाताओं से। साथ ही और भी होगा बहुत कुछ, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 भी किया जाएगा पेश। वहीं राज्यसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक समेत कई विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशें जारी। राज्यपाल ने कहा उन्हें लोगों की समस्या की पूरी जानकारी, अधिकारियों को राहत शिविर में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश। भारत की G20 की अध्यक्षता में मैसूरू में T20 समिट आज से होगा शुरू। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में दुनिया भर के टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञ लेंगे भाग। अर्थशास्त्र और व्यापार, डिजिटल परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम दिन आज। कल शाम तक 6 करोड़ से अधिक आयकर दाताओं ने दाखिल किए रिटर्न। पिछले साल 31 जुलाई के आंकड़े को किया पार। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में भारी वर्षा का जताया अनुमान। झारखंड और ओडिशा में आज तेज बारिश होने की संभावना। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान। नाइजर में सैन्य तख्तापलट का समर्थन करने वाले लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास पर किया हमला। समर्थकों ने पुतिन जिंदाबाद के लगाए नारे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में राजनीतिक सभा में हुए बम धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 44 हुई। धमाके में घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। किसी संगठन ने हमले की नहीं ली जिम्मेदारी। एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 249 रन। इंग्लैंड को जीत और सीरीज बराबरी के लिए लेने होंगे सभी 10 विकेट। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की। तो आज फिर संसद का सत्र नई ऊर्जा के साथ शुरू होगा। ये बात अलग है कि मौजूदा मानसून सत्र अब तक हंगामेदार रहा है और विपक्ष के शोरगुल और नारेबाजी के बीच सरकार कुछ जरूरी विधेयक पारित भी करा रही है। अभी पिछले हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को दोनों सदन में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया और दोपहर होते होते संसद का सत्र पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। बात करें आज की तो बेहद अहम विधेयक दोनों सदन में पेश और पारित होने की सरकार की पूरी कोशिश होगी। पहले बात करेंगे लोकसभा की, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023 को सदन के पटल पर पारित कराने के लिए रखेंगे। तो वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को पारित कराने की कोशिश करेंगे। ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसमें चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत ए या एस सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इस विधेयक से फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगेगी। तो वहीं राज्यसभा में आज भी महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, बशर्ते कि सदन की कार्यवाही उचित और ठीक ढंग से चले। उच्च सदन में आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता विधेयक 1961 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। तो वहीं अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 और वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि सभी विधेयकों को पारित करा लिया जाए। तो संसद इस सप्ताह एक और हंगामेदार सत्र के लिए तैयार है, जिसमें दिल्ली सेवा विधेयक को राज्यसभा में ले जाने से पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश कर सकते हैं, जिससे पारित होने पर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी का नियंत्रण एक बार फिर मिल सकता है। और संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। राजेश, जिस नए हफ्ते की शुरुआत है, नई ऊर्जा के साथ आज तमाम जो सांसद हैं वो पहुंचते नजर आएंगे, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? साथ ही साथ अब तो मणिपुर का भी दौरा कराए विपक्ष, ऐसे में अब तो उन्हें चर्चा से नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जाए आपने कि जब मणिपुर जाकर तमाम जो 21 सांसद जो विपक्ष के हैं उन्होंने मणिपुर का दौरा कर लिया है, और शायद ये वजह है कि जो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, कल उन्होंने ये विपक्ष से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि जब मणिपुर का दौरा कर वो दिल्ली लौटे हैं तो उन्हें सदन में अपना अनुभव भी साझा करना चाहिए। उन्हें ये बताना भी चाहिए कि मणिपुर में उन्होंने क्या क्या देखा, और उनके संस्मरण से हम बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर विपक्ष से अपील की है कि वो मणिपुर से लौटने के बाद सदन की कार्रवाई चलने दें और सदन में आकर वो अपना संस्मरण साझा करें, वो बताएं सत्ता पक्ष को या सदन को कि आखिर उन्होंने क्या क्या वहां पर देखा है, क्योंकि तमाम लोगों की ये बेचैनी है कि क्या क्या वहां चल रहा है, इसकी जानकारी देश के लोगों को हो। लेकिन अगर सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती है जया, तो ऐसे में फिर वहां के जो हालात हैं उसकी जानकारी आम लोगों को कैसे हो पाएंगे। तो इसी बात की अपील के साथ अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष को आज आमंत्रण दिया है कि सदन में आकर वो अपना वक्तव्य दें, अपना संस्मरण साझा करें। अब देखना होगा कि अनुराग ठाकुर के इस अपील का कितना असर विपक्ष पर हो पाता है। बहरहाल दोनों सदनों में जो बिल लिस्टेड हैं उन बिलों को पारित कराना राजेश, अगर विधायी कामकाज की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि तमाम हंगामे के बीच भी बहुत सारे विधायी कामकाज पूरे होते हुए भी नजर आए। अब ये नया हफ्ता है और नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत होगी। कोशिश ये होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर तमाम मुद्दों पर चर्चा करें और विधायी कामकाज को पूर्ण करें। लेकिन कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो लिस्टेड हैं और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, तमाम विधेयकों की जानकारी आप दे चुकी हैं सहला। तमाम जो लिस्टेड विधायी कार्य है राज्यसभा और लोकसभा वो तो है ही। इसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की ये अपेक्षा है कि सदन की कार्रवाई चले, क्योंकि सदन के भीतर जिस तरीके से अवरोध अब तक पैदा होता रहा है, इसकी वजह से सरकार के जो सदन के जो लोकसभा और राज्यसभा के जो करोड़ों रुपए हैं उसकी बर्बादी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो नए सांसद जो चुनकर आए हैं, 5 साल से इसी तरह की गतिविधियां पूरे सत्र के दौरान जो है वो देखने को मिली हैं, और 5 साल में वो अपने संसदीय क्षेत्रों की बातों को ठीक से कायदे से वो रेज नहीं कर पाए हैं। ये सवाल जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मौजूद सवाल है। सूचना
कि मुंह की तरह ये मुंह बाए खड़ा है, या समस्या कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। और विधायी कार्य जो लिस्टेड है वो पारित तो तभी होंगे जब सदन की कार्रवाई चलेगी, और सत्ता पक्ष के लिए ये मजबूरी बन जाती है कि शोर शराबे के बीच जो है विधेयकों को पारित करा लिया जाए। और हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी गुरुवार को दोपहर के बाद विपक्ष का बहिर्गमन हो जाता है, राज्यसभा के अंदर से बायकॉट कर देते हैं वो, और उसी बीच जो है वो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने एक विधेयक को वहां से पारित करवाया, जो जनजातीय समुदाय से जुड़ा हुआ जो विधेयक था उसको पारित कराने में कामयाबी हाथ लगी। इसी तरह लोकसभा का भी आलम रहा कि शोर शराबे के बीच ही सत्ता पक्ष के लिए विधेयक को सदन से पारित कराना उनकी मजबूरी बन जाती है। तो ऐसे में देखना होगा कि तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई है कि विपक्ष के मणिपुर से लौटने के बाद क्या अब सदन में कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। दूसरा जो सबसे अहम बिंदु है पहला, वो ये कि जो गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद हैं गुवाहाटी के गोलाघाट से, उन्होंने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने बकायदा मांग की थी और स्पीकर ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम उस पर चर्चा कब कराएंगे यह निर्धारण जो है वो किया जाएगा। तो यह हफ्ता इसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत क्रुशियल होगा कि लोकसभा स्पीकर कब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को हरी झंडी देते हैं, उसके लिए कौन सा दिन मुकर्रर किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब शुरू होती है, उम्मीद की जा सकती है कि इस हफ्ते यह फैसला जरूर हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी करानी है, लेकिन इसके लिए भी जो संसद को चलाना तो जरूरी है। बिल्कुल, तो देखते हैं कि क्या रुख होता है आज विपक्ष का, क्या वो अपने मांग पर अड़ा रहता है या काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात तो साफ है कि अगर लगातार जिस तरह से हंगामेदार सत्र जा रहा है, जनता सब देख रही है और समझ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा में खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना? बच्चों के भविष्य के लिए आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें नेशनल फैमिली प्लानिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800116555 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे और बीजेपी इसके लिए अभी से कमर कस चुकी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के दलों से मुलाकात की थी और उससे आगे बढ़कर अब प्रधानमंत्री आज से एक नई सियासी मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत वो एनडीए के सांसदों से बारी बारी मुलाकात करेंगे। 10 अगस्त तक चलने वाली इन बैठकों में लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में कुल 38 दल शामिल हैं। बताया जाता है कि एनडीए के संसदीय क्षेत्रों के आधार पर सांसदों के 10 समूहों को बनाया गया है। बैठक की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ होगी। इसके अलावा आज ही दूसरे चरण की भी बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ये दोनों बैठकें आज शाम को दिल्ली में होंगी। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में आयोजित बीजेपी नेताओं की एक बैठक में ये तय किया गया था कि एनडीए सांसदों के 10 समूहों में कौन कौन शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी यहां पर एनडीए सांसदों के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री करेंगे सभी राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ चुनाव की तैयारियों पर करेंगे बातचीत।
और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में जल्दी से जल्दी शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के 21 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराया। ये प्रतिनिधिमंडल 2 दिन की मणिपुर यात्रा पर इम्फाल पहुंचा था और उसने चूड़ाचांदपुर, बिशुपुर और इम्फाल पश्चिम सहित राहत शिविरों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा संपन्न हो गई है और उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें राज्यपाल को राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने मणिपुर में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। अधिकारियों को राहत शिविरों में सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 अगस्त को पुणे का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह दगडूशेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोपहर में प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने के मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपेंगे। वे पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक पीएमएवाई घरों को भी सुपुर्द करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पीसीएमसी द्वारा निर्मित किए गए लगभग 1190 पीएमएवाई घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखेंगे। और T20 शिखर सम्मेलन थिंक इंडिया के लिए मील का पत्थर कार्यक्रम है। T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से मैसूरू में किया जा रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। थिंक 20 T20 G20 का ही एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप है, जो G20 के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर G20 के लिए विचार बैंक के रूप में कार्य करता है। वहीं T20 अनुशंसाओं को नीति के रूप में निर्मित भी किया जाता है, जो G20 कार्य समूहों, मंत्री स्तरीय बैठकों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि G20 को ठोस नीतिगत उपाय प्रदान करने में मदद मिल सके। इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के प्रतिष्ठित टास्क फोर्स के सदस्य और नीति विशेषज्ञों का सम्मेलन होगा। ये व्यापक अर्थशास्त्र और व्यापार, डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, हरित संक्रमण, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद में सुधार जैसे मुद्दों सहित भारत की G20 प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं पर विचारों और अंतर्दृष्टि को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। G20 के एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आज समापन होने वाला है, जो कि 29 जुलाई से जयपुर में आयोजित हो रहा है। C20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। वहीं G20 के तहत सिविल 20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें दुनिया भर के नागरिक समाज संगठन, प्रसिद्ध संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और G20 अधिकारी शामिल हो रहे हैं। वहीं C20 शिखर सम्मेलन के आज समापन समारोह में राजस्थान के माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र तथा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व G20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत शामिल होंगे।
और बात करें मानसून की, तो मानसून की बारिश देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन के दौरान देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में तेज और बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। इस बीच कल राजस्थान के सीकर जिले के दांता रामगढ़ में सबसे अधिक 17 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा से लगे इलाकों में कल मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान है। 27वें दिल्ली पुस्तक मेले में रविवार को पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर भी पूरे दिन भीड़ लगी रही। कैसा रहा मेले में रविवार का दिन, बता रहे हैं संवाददाता गिरीश निशान। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 27वें दिल्ली पुस्तक मेले के दूसरे दिन रविवार का दिन होने की वजह से काफी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के पुस्तक प्रेमी अपनी पसंद की किताबें ढूंढते नजर आए। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे तरह तरह की नई नई बुक्स भी आई थी और स्टेशनरी पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेन भी आए थे। बहुत अच्छा रहा एंड मैंने बहुत सारी बुक्स ली, जैसे पर्सी जैक्सन एंड हैरी पॉटर क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। मुझे कहानियों की बुक अच्छी लगी और यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं। लॉकडाउन पीरियड से मुझे बुक्स रीड करने का और ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर भी पुस्तक प्रेमियों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ आकर पुस्तक प्रेमी काफी उत्साहित नजर आए। पूरे दिल्ली पुस्तक मेले में देखने के बाद प्रकाशन विभाग ही एकमात्र हिंदी का प्रकाशन विभाग ऐसा है जहाँ हिंदी के पुस्तकें अवेलेबल है और कहीं पर भी नहीं है। और मैं सबसे पुराना पाठक हूँ यहाँ पर। जो है देखिए आजकल का इसलिए मैंने आजकल खरीद ली भी है। कुरुक्षेत्र है, योजनाएं हैं, तमाम पुस्तकें और आज़ादी का आंदोलन का इतिहास है और सरकार की तमाम ऐसी जो कार्य कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है उससे संबंधित तमाम साहित्य यहाँ उपलब्ध है। हर बार कुछ ना कुछ अच्छी बुक्स लेके जाती हूँ। सो दिस टाइम मैं इंडिया एंड इट हिस्ट्री के बारे में मैंने बुक्स ली हैं। So I like to read about various schemes that a government has launched and about various like what the progress it's been doing over the years, and not only this but also about the encyclopedias also. So it's a nice Delhi book fair. बच्चों की इतनी सारी किताबें हैं, ऐसे हम अपने बचपन में ऐसी स्टोरी बुक्स पढ़ते थे और आज के समय में वही लैकिंग है। तो मैं वही देख रही थी, बच्चों के स्टॉल जो बच्चों की किताबें वो बहुत अच्छी है। बाकी लिटरेचर, म्यूजिक रिलेटेड लिटरेचर है। दिल्ली पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें थीम पर आधारित इस मेले में 60 से ज्यादा प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। रविवार को पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। हर उम्र के पुस्तक प्रेमी अपनी अपनी पसंद की पुस्तक खोजते नजर आए। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र प्रकाशन विभाग का स्टॉल बना रहा। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के गुरुग्राम में 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इस संस्कृति समागम में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के साथ हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस केंद्र के बनने से भारत की संस्कृति को देश और दुनिया में प्रतिस्थापित करने में मदद मिलेगी। आपको दिखाते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान का इतिहास साहित्य, भाषा, कला, संगीत, नृत्य, संस्कृति, स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्ति कला और चित्रकला के मामले में प्राचीन एवं अत्यंत गौरवशाली रहा है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिल रही है। रामनाथ कोविंद गुरुग्राम में इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी एवं चाणक्य वार्ता परिवार द्वारा स्थापित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास व 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में इस सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना एक ऐतिहासिक कदम है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत सरस्वती संग्रहालय की स्थापना, भारतीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, ललित कलाओं के लिए ऑडिटोरियम,
जनजातीय संस्कृति शोध संस्थान और प्रवासी भारतीय साहित्य तथा संस्कृति केंद्र बनाए जाने की भी योजना है। ऐसे सर्वांगीण सांस्कृतिक केंद्र की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। समारोह में मौजूद महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि यह हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज विश्व के अनेक देशों में रहने वाले लोग हमारी संस्कृति को अपने जीवन में अपना रहे हैं। इसे विस्तारित करने में भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र मददगार साबित होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने कहा कि इस केंद्र को देश विदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य माध्यम बनाया जाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति को दर्शाना चाहते हैं और इसी के अनुरूप हम ये भी चाहते हैं कि जो विदेश में संस्कृति का जो प्रचलन है विभिन्न देशों का, उसको देखने का भी एक मौका भारतीय लोगों को मिले। भारत विश्व गुरु के सिंहासन की ओर जो बढ़ रहा है, उसमें यह संस्थान एक मील का पत्थर साबित हो, एक ऐसा संस्थान बने जो पूरे विश्व में अपनी प्राचीन संस्कृति को, अपनी वर्तमान परंपराओं को, अनेक राज्यों की विधाओं को प्रस्तुत कर सके। कार्यक्रम के दौरान काउंसिल हाउस में सेंट्रल विस्टा तक इतिहास विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार यादव द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय संसद का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र की शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर इस केंद्र की शुरुआत होने से एक और जहां भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। जयपुर से मुंबई आ रही जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी की खबर है। आरपीएफ के एक जवान द्वारा 4 लोगों पर चलाई गई गोली। सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास की ये घटना है और घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। ट्रेन नंबर 12956 12956 बताया जा रहा है जिसके अंदर ये घटना हुई है। बिल्कुल, तो जयपुर से मुंबई जा रही थी ये ट्रेन, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसके अंदर ये गोलीबारी की घटना हुई है। आरपीएफ के एक जवान द्वारा ये गोलीबारी की घटना अंजाम दी गई है, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। 4 लोगों पर ये गोली चलाई गई है। सुबह तकरीबन 6 बजे ये घटना अंजाम दी गई है। घायलों को फिलहाल अस्पताल के लिए ले जाया गया है और ट्रेन संख्या आपको बता दें, ट्रेन संख्या है 12956, जिसके अंदर ये घटना की वारदात को अंजाम दिया गया है। और खास बात ये है जया कि आरपीएफ के एक जवान द्वारा ये गोली चलाई गई है। क्या कुछ कारण रहा होगा, अपने संवाददाता से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन, इसमें इसकी खबर आ रही है। इस पूरी खबर पर हम लगातार आपको और जानकारी और अपडेट देते रहेंगे। और फिलहाल यहाँ पर अगर खबरों में आगे बढ़ें तो बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात सीमा सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। रात करीब 1:50 पर एक घुसपैठियों को मार गिराया गया और इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। बीएसएफ के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बलों ने देर रात घुसपैठियों को मार गिराया। आगे के विवरण की प्रतीक्षा इस वक्त की जा रही है। और श्री अमरनाथ यात्रा 2023 ने पिछले वर्ष की तीर्थयात्रियों की कुल संख्या को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस वर्ष की यात्रा अपनी व्यवस्था, सेवाओं और सावधानीपूर्वक प्रबंधन के कारण एक सफल यात्रा साबित होती दिखाई दे रही है। रविवार को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। ये आंकड़े पिछले वर्ष की कुल संख्या
3,65,721 से अधिक हैं, जो इस पवित्र तीर्थ यात्रा में आने वाले भक्तों की संख्या में एक उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है। ऐसे में 31 अगस्त को यात्रा के समापन तक ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। और आइए अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर न सिर्फ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, बल्कि कई बड़े सामाजिक बदलावों का गवाह भी बन रहा है। बदले हालात में वादी में सिनेमा की वापसी से न सिर्फ आवाम बल्कि फिल्मों से जुड़े लोग भी खुश हैं। वहीं अब नए कश्मीर में शाम ढलने के बाद भी विशेषकर महिलाएं बेखौफ बाहर निकलती हैं और सरकार के कदमों की वजह से कश्मीर की महिलाएं अब नया इतिहास लिख रही हैं। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस का ये दृश्य बता रहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। 3 दशक से ज्यादा अंतराल के बाद शहर के पारंपरिक मार्ग से मुहर्रम का ये जुलूस निकाला गया। 29 जुलाई को डाउनटाउन के बोटा कदल इलाके में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल हुए। ये बड़ा संदेश है जिसने इंसानियत और कश्मीरियत दोनों को मजबूत करने का काम किया है। 34 सालों के बाद ये निकला। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ के हर आदमी का, एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, डीकॉम साहब का, लोकल पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। वहीं 3 दशक बाद वादी में बड़े पर्दे की वापसी का भी आवाम दिल खोलकर स्वागत कर रही है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्में देखने के लिए भी श्रीनगर के मल्टीप्लेक्स में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही अब दक्षिण भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी कश्मीर में होने लगी है। आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारी गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये फिल्म पॉलिसी लाई है, जिसके अंडर ये सारी चीज़ें हो रही है। आई एम वेरी प्लीज दैट दिस आर। कुछ एंटरटेनमेंट तो हर जगह ज़रूरी है। मतलब ये तो यहाँ पे मिसिंग था, लेकिन अब यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये तो बहुत अच्छा एडिशन है यहाँ। शाम को श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट और रिवर फ्रंट का नज़ारा देखते ही बनता है। लोगों का कहना है कि ये नया कश्मीर है, जहाँ अब शाम ढलने के बाद भी लोग बेखौफ बाहर निकलते हैं। डर कोई नहीं है। आप खुद देखें ना, कितनी लड़के लड़कियां यहाँ पे है, औरतें बहुत सारी है। डर जैसी कोई बात नहीं है। सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का असर भी अब नजर आने लगा है। प्रदेश की महिलाओं को अब नए अवसर मिल रहे हैं और वो भी नए क्षेत्रों में कदम रख रही हैं। डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इन यंग एंटरप्रेन्योर्स को टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर। वुमन तो काफ़ी ज़्यादा आगे आ रही है आजकल, एंड दैट टू विद न्यू आइडियाज। पेरेंट्स पहले सोचते थे, पहले दौर में, कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इन्हें ससुराल जाना है, घर संभालना है, वो पढ़ाई करके, और लड़कों को पढ़ाओ। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंड तब से कि हमें क्या एक फ्रीडम सी मिल गई है लड़कियों को, और पेरेंट्स का माइंड भी सेट हो गया है कि लड़कियों को आज ज़्यादा लड़कों के मुकाबले एंड लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम क्षेत्रों में लगातार आ रहे ये बदलाव नई मिसाल कायम कर रहे हैं। श्रीनगर से रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हर जगह आधारभूत ढांचे के विकास को रफ्तार मिली है। शाम के वक्त श्रीनगर के झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का नज़ारा देखते ही बनता है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी रात में इस खूबसूरत रिवर फ्रंट पर घूमने के लिए आते हैं। उनका कहना है कि ये जगह बेहद खूबसूरत भी है और सुरक्षित भी। डीडी न्यूज़ संवाददाता रमा त्यागी ने श्रीनगर में रिवर फ्रंट पर घूमने आए पर्यटकों और स्थानीय युवाओं से कश्मीर में आए बदलाव को लेकर बातचीत की। हम आ चुके हैं श्रीनगर में रिवर फ्रंट पर। बेहद खूबसूरत है, खासकर जब रात को आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की सुंदरता देखने लायक होती है। चारों तरफ आपको रोशनी दिखाई देगी। बहुत ही वेल प्लान्ड वे में इसको बनाया गया है।
और इस तरह से आपको युवा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, गुनगुनाते हुए, यहाँ पर गीत गाते हुए। यहाँ पर ये युवा हैं, अक्सर यहाँ पर बैठते हैं, गाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स है जहाँ पर लोग सेल्फी भी लेते हैं। और रात को यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि ये 10, 11, 12 बजे तक काफ़ी लेट तक यहाँ पर रहते हैं, एंजॉय करते हैं। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। टूरिस्ट तो आते ही हैं, लोकल्स भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर रोज आते हैं। ये रिवर फ्रंट पहले कैसा हुआ करता था? पहले इतना डेवलप नहीं था, अभी डेवलपमेंट थोड़ा हुआ है इसमें। हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो ग्रुप है किसी सेंटर से जुड़ा हुआ है या आप बस अपने आप ही गाना? नहीं, हम गाते हैं। एक्चुअली हमारा जो रूम है वहाँ पे हम करते हैं पहले प्रैक्टिस, फिर जाते हैं ऐसे पब्लिक प्लेस में, वहाँ पे गाते हैं। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम, आशिका मैंने जीना मेरे हमदम। और यहाँ पे बहुत कुछ लगा दिया है गवर्नमेंट ने। और ये इवेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था, मेरे फ्रेंड्स हैं, हम आर्टिस्ट हैं। कश्मीर आइए, यहाँ की नेचर ब्यूटी को देखिए, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। मेरे साथ शाम में बिता कर तो रिवर फ्रंट के बारे में हमें ब्यूटीफुल है, जैसा आप देख सकते हैं। कश्मीर वैसे भी ब्यूटीफुल है, कोई डर की नहीं, कोई डर की बात नहीं है। ये बस फैलाया जाता है कि डर है, डर कोई नहीं है। आप खुद देखें ना, कितनी लड़के लड़कियां यहाँ पे है, औरतें बहुत सारी है। डर जैसी कोई बात नहीं है। उम्मीदें कुछ बाकी है मुझे हैं। और रिवर फ्रंट का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी रौनक यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़ा बदलाव ये यहाँ पर है। आप हमें बताइए कि किस तरह का बदलाव ये आप देख रही हैं? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली फॉर टूरिस्ट और जो सिंगल सोलो ट्रैवलर्स आते हैं। मुझ जैसे दिल्ली से मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सेफ्टी है यहाँ पे, फैमिलीज आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं। तो इट्स लाइक जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, वैसे यहाँ पर इन्होंने ये वाटर फ्रंट बनाया है। और ये एक जो बदली हुई तस्वीर है, ये अपने आप में कश्मीर अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसको दिखाती है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, इसी जगह की तरह। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर। तो ये खूबसूरत तस्वीरें कश्मीर की, बिल्कुल नया कश्मीर है, युवाओं के सपनों का कश्मीर है। तो आपको भी मौका मिले तो ज़रूर जाइए, लुत्फ उठाइए कश्मीर की इस खूबसूरत वादियों का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आज सावन के महीने का चौथा सोमवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। आप भी देखिए भस्म आरती। मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि कैसी मतलब अनुभूति है, एकदम शरीर में पूरा कंपन हो जाता है। और मैं मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर पाऊंगा कि मैंने कैसी, पहला अनुभव है मेरा। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाकाल का दर्शन करने का। अधिक मास में सोमवार को ये दर्शन होना अपने आप में एक अद्भुत है, अद्वितीय है। सावन के महीने में सोमवार का बहुत महत्व है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली भोले बाबा की आरती देखकर। आज बाबा का महाकालेश्वर जी के यहाँ
भस्मा आरती में पंचामृत पूजन किया गया है। सावन मास का आज चतुर्थ सोमवार है। अधिक मास भी चल रहा है, बड़ा पावन महीना है बाबा भोलेनाथ का। इसी परंपरा के इसमें आज निभाते हुए बाबा को सावन मास में प्रतिदिन भस्मा आरती की जाती है। सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सबके लिए कामना की गई आज। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। और दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी सावन महीने के चौथे सोमवार को भक्तों ने पूजा अर्चना की। एनडीआरएफ यूं तो आपदा मोचन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी एनडीआरएफ की एक कंपनी ने वाराणसी में सावन को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए शिविर लगाया गया है। साथ ही साथ घाटों पर भी जागरूकता फैलाने का काम एनडीआरएफ द्वारा किया जा रहा है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने बात की है एनडीआरएफ कमांडेंट एम.के. शर्मा से। काशी में कई नदियां हैं, गंगा, गोमती, वरुणा, जिसका प्रभाव रहता है इधर के क्षेत्र में। खास तौर पे एक योजना बना रखी है कि अगर नदियों में जल का स्तर बढ़ता है तो किस तरह से लोगों को ये लोग सुरक्षित पहुंचाएंगे, सुरक्षा करेंगे। एनडीआरएफ 11 बटालियन के मनोज एम.के. शर्मा जी हैं। शर्मा जी, किस तरह की तैयारी है अगर बाढ़ आती है? चूँकि आप केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश तक का आपका कार्यक्षेत्र है। जून और जुलाई के माह में हमने विशेष अभियान चलाकर सभी लोगों को तैराकी में और निपुण किया, और यहाँ जो हमारी नौकाएं होती हैं, जो बोट होती हैं, उनका नौका संचालन में भी हमने विशेष ट्रेनिंग दी। कुछ लोगों को हमने विशेष ट्रेनिंग के लिए डीप डाइविंग कोर्स करने के लिए कोलकाता, गोवा और भारत के अन्य संस्थानों में भेजा था। वो लोग आए, उनकी भी हमने सेवाएँ ली। हमारे कार्मिक जो स्टेट इमरजेंसी ऑप्स कंट्रोल रूम है लखनऊ और SEOC स्टेट इमरजेंसी ऑप्स कंट्रोल रूम भोपाल, वहाँ पर 24 घंटे तैनात हैं। नेपाल की भी जो हमारी वेबसाइट है, नेपाल के भी जो इससे बाढ़ से और पानी से संबंधित डिपार्टमेंट हैं, उसका भी मॉनिटरिंग करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था बना रखी है? चूँकि गंगा का जल स्तर भी बढ़ रहा है और ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान के बाद ही लोग जलाभिषेक भी करने जाते हैं, जो गंगा का ही जल होता है। काशी के लिए विशेष रूप से हमने 2 टीमों की व्यवस्था की हुई है, जो भारी मात्रा में बोट और हमारे जो तैराक हैं और जो गोताखोर हैं, उनके साथ वो टीम वहाँ पर तैनात है। वाटर एम्बुलेंस हमारी 24 घंटे वहाँ उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जल पुलिस के सहयोग से समय समय पर वहाँ पर लोगों के बीच में जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि गहरे पानी में जाने से बचें। बाहर से आने वाले कांवड़िए और श्रद्धालु हैं, उनके लिए हमने एक विशेष चिकित्सीय कैंप का आयोजन किया है। एनडीआरएफ केवल आपदा के लिए ही नहीं, कांवड़ियों के, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अपना एक कैंप लगा रखा है काशी विश्वनाथ धाम में। सावन के लिए विशेष रूप से इन लोगों ने व्यवस्था की है। घाटों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि गहरे पानी में न जाएं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। नाइजर में सैन्य शासन लागू होने के बाद लोगों ने फ्रांस के प्रति गुस्सा किया जाहिर। सैन्य तख्तापलट का समर्थन करने वाले हजारों लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास पर हमला किया। नाराज लोग फ्रांस के खिलाफ नारे भी लगाए। साथ ही फ्रांसीसी दूतावास के सामने हिंसक दृश्य भी दिखाई दिए। 15 देशों वाले पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास ब्लॉक ने नाइजर की तानाशाह सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया है और धमकी दी है कि अगर अब्दुर्रहमान तियानी ने नाइजर के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम को बहाल नहीं किया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक राजनीतिक रैली में हुए बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विस्फोट उत्तर पश्चिम बाजौर जिले के शहर खार शहर में जमियत उलेमाए इस्लाम फजल पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक सभा में हुआ।
थाईलैंड में पटाखों के गोदाम में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। दक्षिणी थाईलैंड में गोदाम में हुए विस्फोट में कम से कम 121 लोग घायल हुए। घटना शनिवार को दक्षिणी प्रांत नाराथीवाट के सुंगई कोलोक शहर में हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया एरी में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्रतिद्वंदी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस पर भी हमला बोला है। 16 साल के आंतरिक फिलिस्तीनी विभाजन और एन्क्लेव में लंबे समय से चले आ रहे बिजली संकट को खत्म करने की मांग को लेकर रविवार को सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने गाजा में रैली की। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में रूस के हमले लगातार जारी हैं। डोनेट्स्क में हुए हमलों में 2 लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं रूसी अधिकारियों ने गोलीबारी के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। कीव से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। और आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। वित्त वर्ष 2022-23 का और आकलन वर्ष 23-24 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। ये संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है। सेंसेक्स के शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह 77,434.8 करोड़ रुपए की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान आईटीसी और एचडीएफसी बैंक को हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय बाजारों में निवेश का सिलसिला जुलाई में भी जारी है। इस महीने में अब तक एफपीआई ने भारतीय शेयरों में शुद्ध रूप से 45,365 करोड़ रुपए का निवेश किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टमाटर की बिक्री मोबाइल वैन, केंद्रीय भंडार की चुनिंदा दुकानों और सरकार समर्थित ओएनजीसी के माध्यम से हो रही है। वहीं नेफेड बिहार और अन्य राज्यों में टमाटर को रियायती दरों पर बेच रहा है। और अब देखेंगे खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां मैच लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया 135 रन के आगे खेलना शुरू करेगी। इससे पहले चौथे दिन के आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 135 रन बना लिए हैं। सीरीज में तो 1 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज जीतने के लिए 249 रन की जरूरत। एशियाई यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत के सिद्धांत गोगोई ने पहला स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। सिद्धांत ने जूनियर 61 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 265 किलोग्राम वजन उठाकर जीत हासिल की। इसके अलावा युवा भारतीय भारोत्तोलक सिद्धांत ने क्लीन एंड जर्क में भी स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीता। भारतीय टीम ने मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। भारत के लिए वंदना कटारिया, मोनिका और उदिता ने एक-एक गोल दागे। चीन के चेंगडू में आयोजित की जा रही समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाज विजयवीर, उदयवीर सिद्धू और आदर्श सिंह ने 25 मीटर आरएफपी टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम कर लिया। दूसरे स्थान के लिए भारतीय टीम ने 1729 अंक हासिल किए। वहीं टॉप एथलीट विजयवीर 583 अंक लेकर फाइनल में पहुंच गए। पुरुषों के 50 मीटर राइफल टीम इवेंट में खेलो इंडिया एथलीट सूर्य प्रताप, सरताज सिंह और ऐश्वर्या तोमर की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं ऐश्वर्या तोमर ने व्यक्तिगत स्पर्धा की फाइनल में भी जगह पक्की की। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के निशानेबाजी में ही भारत के ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर एयर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। ऐश्वर्या ने पहले स्थान के लिए 461.7 अंक हासिल किए।
श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट में ही महिलाओं की 4x400 मीटर रिले प्रतियोगिता में भारत की सोनिया वैश्य, ऐश्वर्या मिश्रा, सुभा वी, हिमांशी मलिक की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम में इस जीत के लिए 3 मिनट 30.41 सेकंड का समय निकाला। वहीं 4x400 मीटर रिले प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पर अपना कब्जा जमा लिया। उमेश जैकब, एम अनस, राजेश रमेश और एम अजमल की भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में पहले स्थान के लिए 3 मिनट 2-3 सेकंड का समय निकाला। और आइए देखते हैं खबरें सिने जगत से। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान रिलीज के लिए तैयार। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और शाहरुख खान के 2 अलग लुक की काफी चर्चा हो रही है। फिल्म को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में किया जाएगा रिलीज। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता धनुष की नई फिल्म कैप्टन मिलर का टीजर सराहना बटोर रहा है। फिल्म में उनका लुक दमदार है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 रिलीज के लिए तैयार। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म में सनी और अमीषा के साथ उत्कर्ष शर्मा, मनीष वाधवा, सिमरत कौर नजर आएंगे। अभिनेता मनोज वाजपेयी की थ्रिलर फिल्म साइलेंस के सीक्वल की घोषणा। सीक्वल का निर्देशन अबन भरूचा देवहंस करेंगे। 2021 में पहले भाग का भी निर्देशन अबन भरूचा ने किया था। अभिनेता वरुण तेज की पैन इंडिया फिल्म मटका का मोशन पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी। और अब बात करेंगे एक खूबसूरत पहल की। सुपारी का भूसा, रेशा अब कई उत्पादन के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है और इससे बनने वाली वस्तुएं विदेशों तक एक्सपोर्ट हो रही हैं। यकीन नहीं होता है? तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं शिवमोगा के एक ऐसे दंपति से जो कि सुपारी के भूसे के रेशे को अपनी आय का जरिया बना चुके हैं और लंदन, यूरोप जैसे देशों में इसके लिए उन्होंने एक बड़ी मार्केट भी खड़ी कर दी है। पान सुपारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और कई शुभ अवसर और उत्सव पर अलग अलग तरीके से सुपारी और पान का इस्तेमाल होता है। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा में सुपारी की खेती एक बड़ा व्यवसाय है और पूरे देश में यहाँ से सुपारी खरीदी जाती है। लेकिन सुपारी के साथ जुड़ा एक नया व्यवसाय देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ये है सुरेश एसआर और उनकी पत्नी मैथिली, जो शिवमोगा में सुपारी के भूसे से बने रेशे से कई अनोखे उत्पाद तैयार कर रहे हैं और इसके जरिए वो कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी उपलब्ध करा रहे हैं। सुरेश सुपारी के रेशे से खूबसूरत सजावट की चीजें जैसे ट्रे, प्लेट, हैंडबैग तैयार करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। इन चीजों की बाजार में खूब मांग है। हम सुपारी के भूसे को रिसाइकिल करके रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें बनाते हैं। ये वस्तुएं सस्ती होने के साथ ही टिकाऊ भी है और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। सुपारी के कचरे के निस्तारण की समस्या से निजात भी मिली है। हमारी बनाई हुई वस्तुओं की विदेशों में भी खूब डिमांड है। इससे हम अपनी सोच से ज्यादा बेहतर कमाई कर रहे हैं। अब तक सुपारी के रेशे को प्रदूषण और पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ माना जाता था, लेकिन सुरेश ने अब सुपारी के रेशे को सोने की राशि में बदल दिया है। इस रेशे से बनी चप्पलों की खूब मांग है क्योंकि वो स्वस्थ और कंफर्ट के लिए अच्छी मानी जा रही हैं। रेशे से लेदर के सामान बनाकर इससे वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं और जब ये बेकार होती हैं तो कूड़े के तौर पर पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती क्योंकि इस रेशे को बायोकेमिकल से ट्रीट किया जाता है। सुरेश को इस छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए केंद्र से 20 लाख रुपए का लोन भी मिला है। सुरेश की पत्नी भी उनके इस काम में खूब साथ देती हैं। मैं इस काम में हाथ बटाती हूँ। ये हमारे लिए स्वयं उद्योग का बहुत अच्छा आइडिया था। इसमें बहुत लाभ मिलता है।
सुरेश की इस पहल से अब दूसरे सुपारी उत्पादक किसान भी इसे आमदनी का जरिया मान रहे हैं और खुद ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं। सुरेश के नवाचार की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब विद्यालयों में इसे उदाहरण के तौर पर बच्चों को बताया जा रहा है। सुरेश के बढ़ते व्यवसाय और विदेशों में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को देखकर शिवमोगा के लोग इसे भूसे में सोना तलाश करने वाली बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अब बात करते हैं सेहत की। मच्छर के काटने से कई बीमारियां होने का खतरा होता है। चिकनगुनिया ऐसी ही एक रोग है जिसका संक्रमण होने पर सही प्रबंधन की आवश्यकता होती है। चिकनगुनिया से बचाव कैसे संभव है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिकनगुनिया वायरस से होने वाला रोग है जिसका संक्रमण मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया के कुछ रोगियों में बुखार उतरने के काफी समय के बाद भी जटिलताएं रह सकती हैं। चिकनगुनिया एक बीमारी है जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होती है और ये एडिस मॉस्किटो के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचती है। ये हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, जोड़ों में दर्द होगा और कई बार रैशेस भी हो जाते हैं और पेशेंट को इतना सीवियर जोड़ों में पेन होता है कि वो चल भी नहीं सकता है। मेनली जो उंगलियों के जोड़ों में, हथेली के जोड़ में, एल्बो में, आपके नी जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, टोज़ में, तो इन जोड़ों में काफ़ी पेन होता है और साथ में सूजन भी हो सकती है जिसके कारण पेशेंट चल नहीं पाता है। पीसीआर टेस्ट होता है। और नया सवेरा में चलिए बात करते हैं अब मौसम की। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, विदर्भ, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश और पूर्वी राजस्थान और गंगेय पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्से, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लक्षद्वीप और सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश की संभावना है। और आइए अब विभिन्न शहरों के तापमान पर डालते हैं एक नजर। इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं वेनेजुएला की राजधानी कराकस में। जी आइए आपको लिए चलते हैं वेनेजुएला, जहां पर डॉग रनिंग रेस का आयोजन किया गया। इसमें डॉग अपने ओनर के साथ 4 किलोमीटर की रेस पूरी करते नजर आए। तो आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
नया सवेरा